हेलो एवरीवन। तो अब हम पढ़ेंगे सीडीपी में जो हमारा टॉपिक है यानी कि प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, प्याजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीडीपी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका प्याजे की जो थ्योरी है आपकी, प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, इसका दूसरा नेम भी आपको ध्यान होना चाहिए। जो प्याजे की थ्योरी है इसके दूसरे नेम क्या है? तो इसका दूसरा नेम क्या है? डेवलपमेंट थ्योरी यानी कि विकास का सिद्धांत। प्याजे की जो थ्योरी है इसका दूसरा नाम क्या है आपका? विकास सिद्धांत, डेवलपमेंट थ्योरी। एक और भी नाम है इसका, स्टेज थ्योरी बोला जाता है इसको। ठीक है, प्याजे की थ्योरी को स्टेज थ्योरी भी बोला जाता है। प्याजे कहाँ का आपके पास ये साइकोलॉजिस्ट था? स्विट्जरलैंड का था। कहाँ था भाई? स्विट्जरलैंड का था। इतनी बातें बट पूछी नहीं जाएगी कि कहाँ का था। और नॉलेज आप देख लीजिए कहाँ का था, स्विट्जरलैंड का। ठीक है, फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट टू मेक सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ कॉग्निटिव, जो पहला संज्ञानात्मक विकास व्यवस्थित अध्ययन करने वाला पहला व्यक्ति था। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी के दर्शन के जो आपके जनक कौन माने जाते हैं? फादर ऑफ, ये पूछा जा सकता है, हु इज नोन एज फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। बाल मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं या फिर बाल दर्शन के जनक कौन माने जाते हैं? तो आंसर क्या करोगे आप? आंसर क्या करोगे आप? प्याजे। ठीक है, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, आंसर क्या करोगे आप? जीन प्याजे। ठीक है, बाल दर्शन के जनक कौन है भाई? जीन प्याजे। ठीक है, शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक पूछा जाएगा तो फिर आंसर आप कर देना थॉर्नडाइक। ठीक है, शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक पूछा जाएगा तो फिर आंसर कर देना थॉर्नडाइक। ठीक है, चलिए आगे देखो। उसके अलावा जो प्याजे था ना, वो क्या था आपके पास? रचनावादी था। ठीक है, कौन था? रचनावादी था, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म था ये आपके पास, ये क्रांतिकारी रचनावादी था। ठीक है, कौन से साइकोलॉजिस्ट को रचनावादी कहा जाता है? प्याजे को बोला जाता है। बस इतनी बातें याद रख लेना, बाकी हम इस पे चलते हैं। भाई इसने कौन से स्टेजेस बताई है वो सब हम देखेंगे। ठीक है, तो इसमें ये भी देख लो, आपके पास जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है इसका क्या मीनिंग ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट? कॉग्निटिव का मतलब होता है यानी कि संज्ञान से रिलेटेड, आपका संज्ञान विकास यानी दिमाग का विकास। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास को बोला जाता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, आगे चलिए, क्या है हमारे कॉग्निटिव का मतलब? क्या होता है भाई? जो भी चीज हम सोच रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, चीजों को कैसे हम लोग समझते हैं, मैनेज करते हैं। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है कि बच्चे कैसे सोचते हैं और चीजों को कैसे समझते हैं। हाउ टू अंडरस्टैंड, बच्चे कैसे समझते हैं चीजों को और कैसे सोचते हैं, कैसे वो एक्सप्लोर करते हैं अपनी चीजों को, कैसे वो बता पाते हैं। तो यही सब चीजें किसमें आ जाती है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, यानी कि हमारे मस्तिष्क में, ब्रेन में। ठीक है, ब्रेन के कौन से हिस्से में आपका क्रिएटिविटी होता है? जैसे आपका ये ब्रेन है। ठीक है, मान लेते हैं ये ब्रेन है। ब्रेन लेफ्ट साइड होगा और राइट साइड होगा, है ना? तो लेफ्ट साइड में तो आपकी लैंग्वेज होती है यानी कि आपकी भाषा होती है। ठीक है, और राइट साइड में आपकी क्रिएटिविटी होती है। पर क्या है कि जो आपका दिमाग से जो भी प्रोसेसेस होंगे ना आपके ब्रेन से, वो किससे रिलेट किए जाएंगे? संज्ञानात्मक विकास में ही आते हैं आपके जो भी प्रोसेसेस हैं। ठीक है, थिंकिंग, काम सोचना, मेमोरी, स्मृति आपका। ठीक है, थिंकिंग, परसेप्शन, मेमोरी, ये सब किस में आते हैं? थॉट प्रोसेस, विचार जो भी आ रही हैं वो आपके संज्ञान में ही आएंगे यानी कि आपके माइंड में ही आएंगे। ठीक है, तो वो होता है आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास। अब ये कैसी प्रक्रिया है? ये मानसिक प्रक्रिया है, आपकी मेंटल प्रोसेस है। ठीक है, कैसी प्रक्रिया है? ये मानसिक प्रक्रिया है भाई। आपके थॉट प्रोसेसेस तो मन में ही आएंगे। ठीक है, मेंटल प्रोसेस है, मानसिक प्रक्रिया है। इट इज द डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, disposition which helps children to understand, which helps children to think about and understand the world around them। यह जो ज्ञान है, यह जो नॉलेज है, ये कौशल को यानी जो भी स्किल्स हैं उनको डेवलप करने में, समस्या समाधान, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, स्वभाव विकास, बच्चों को उनके पास की दुनिया के बारे में सोचने और समझने में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, अब आता है आपके पास ये जीन प्याजे थ्योरी, जीन प्याजे का सिद्धांत। तो सबसे पहले तो यही देख लिया था, थोड़ी देर पहले देखा था। कैसा थे? रचनावादी। ये रचनावादी आपके पास ये साइकोलॉजिस्ट थे और उन्होंने क्या कहा था? बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण है ना अपने आप करते हैं। ठीक है, चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज बाय देमसेल्फ, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। यह वाक्य किसने कहा था भाई? ये जीन प्याजे ने कहा था। ठीक है, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद
परिवर्तन, ये किसने कहा? जीन पियाजे ने कहा था। आगे चलिए, बस इतनी ही बात, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। उन्होंने जैव क्षमताओं पर जोर दिया जो हमें माता पिता से विरासत में मिली है। भाई हमें जो क्वालिटीज हैं, जो हमें पेरेंट्स से मिली हैं, ठीक है, इनहेरिटेड मिली, हमारे पेरेंट्स से मिली है, ठीक है, उन्होंने उन क्षमताओं पर जोर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया हमारा, नेक्स्ट ये हो गया हमारा। अगला देखते हैं, बच्चे अपने आसपास की दुनिया है ना, बच्चे अपने आसपास की दुनिया की समझ का निर्माण खुद करते हैं, जो पहले से जानते हैं और जो अपने वातावरण में खोजते हैं, उनके बीच के अंतर का वो अनुभव भी करते हैं। ठीक है, तो ये बातें हो गई। वैसे हम आगे देखने वाले हैं इसमें एडेप्टेशन क्या है, सिमुलेशन क्या है, इसी में ही आ जाएंगे वो सारे कंसेप्ट। ठीक है, फिर ये वाला पॉइंट आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, अब आगे चलते हैं। अब ये कह रहे हैं, ये वाला देख लिया। अकॉर्डिंग टू पियाजे, द रेट एट व्हिच चिल्ड्रन पास थ्रू देयर कॉग्निटिव स्टेजेस मे वेरी, बट बॉयज एंड गर्ल्स इवेंचुअली पास थ्रू ऑल द स्टेजेस इन द सेम ऑर्डर। ये कह रहा है लड़के और लड़कियां उसी अनुपात में ही सीखते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चे जिस दर से इन संज्ञानात्मक अवस्थाओं से गुजरते हैं उनमें भिन्नता हो सकती है, डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन लड़के और लड़कियां सभी सभी एक ही क्रम में गुजरते हैं। तो ये यूं कह रहा है कि डिफरेंट जरूरी नहीं है कि बॉयज है वो जल्दी ही नॉलेज को एक्वायर करें गर्ल्स के कंपैरिजन में, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हम ज्यादातर आमतौर पे कह देते हैं कि जो गर्ल्स होते हैं उनका मैथ्स कमजोर होता है, बट ऐसा हर बार तो नहीं होता, हर केस में तो नहीं होता है ना, जेंडर वाइजनेस देखने को मिलती है वहां पर। तो है ना, ये यहाँ पर कह रहा है कि लड़के और लड़कियां अंततः सभी एक ही क्रम में गुजरते हैं। ठीक है, सभी वही समान गति से बढ़ेंगे, समान उनमें विकास होगा, समान गति से नहीं बढ़ेंगे, ना ही समान उनमें विकास होगा, वो आ जाएगा विभिन्नता का गुण। ठीक है, तो यहाँ पर ये संज्ञानात्मक अवस्थाओं की बात कर रहा है, यानी कि जो दिमाग के जो प्रोसेसेस हैं वो तो सेम ही रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, अभी चार ये जो इंपॉर्टेंट है ना, इनको देखिए पैरामीटर। चार क्या बताए हैं? जीन प्याजे के जो एलिमेंट्स हैं डेवलपमेंट विकास के, कौन से तत्व बताए हैं जीन प्याजे के अनुसार? विकास के तत्व कौन से हैं? एक तो है मैच्योरेशन, ठीक है, परिपक्वता, सोशल इंटरेक्शन, थर्ड सोशल एक्सपीरियंस, है हमारे पास इक्विलिब्रियम। ठीक है, इन चार एलिमेंट्स को देख लेना। व्हाट आर द फोर एलिमेंट्स ऑफ डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे? द फोर आर मैच्योरेशन, सोशल इंटरेक्शन, थर्ड इज सोशल एक्सपीरियंस एंड फोर्थ इज इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब आता है हमारे पास कुछ कंसेप्ट। ये देखो, स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट है। स्कीमा जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको लिख चलूंगी। ठीक है, स्कीमा क्या होता है? स्कीमा इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज फॉर ए सब्जेक्ट और इवेंट। कोई भी जो घटना है, कोई भी जो विषय है, ठीक है, स्कीमा क्या है? उसकी जानकारी है, बस एक बात है। ठीक है, स्कीमा किसी विषय या घटना के लिए ज्ञान संग्रहित इकाई। भाई आपको किसी चीज के बारे में नॉलेज है, वो कितनी पता है, तो आपके माइंड में जो इमेज बन जाती है उस बात के प्रति, उस घटना के प्रति, ठीक है, कि भाई ये चीज ऐसे होती है। ठीक है, जैसे सर्कल उसकी शेप ऐसे होती है, तो आपके माइंड में जिस चीज की इमेज बन जाती है उस घटना के प्रति, उस इवेंट के प्रति, तो वो क्या हो गया आपका? वो होता है आपका स्कीमा। ठीक, यह पिछले अनुभव पर आधारित होता है, पिछले अनुभव पर आधारित होता है। बिल्कुल सही। भाई पहले छोटी क्लासेस में आपने देखा था कि सर्कल ऐसे बनाया जाता है, रेक्टेंगल को ऐसे बनाया जाता है, स्क्वायर को ऐसे बनाया जाता है। तो छोटी क्लासेस में आपने पीछे अनुभव पर ही आधारित है, और फिर आप इन चीजों को ही रिलेट करते हुए आगे भी चलते हो, है ना। तो ये पिछले अनुभव पर आधारित है और वर्तमान समझ या कार्रवाई का मार्गदर्शन के लिए मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इस प्रकार कह सकते हैं कि चीजों की समझ स्कीमा है, चीजों की अंडरस्टैंडिंग ही तो है आपके पास, ताकि हम चीजों को देख करके उनकी पहचान कर सके। ठीक है, अब है स्कीमीज। स्कीमीज मींस स्कीमा का प्लूरल हो गया ये। ठीक है, जो भी स्कीमा है उसके क्या हो गया? प्लूरल। स्कीमाज अरेंज्ड पैटर्न इज नोन एज स्कीमीज। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एडेप्टेशन। एडेप्टेशन हमारा अनुकूलन। एडेप्टेशन क्या होता है? हमारा अनुकूलन। ठीक है, एडेप्टेशन इज अ टेंडेंसी टू एडजस्ट टू द एनवायरनमेंट। हम कह देते हैं कि उसने अडेप्ट कर लिया है, अनुकूलन कर लिया है, एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर लिया है, ढाल लिया है, तो उसी को क्या कहते हैं? एडेप्टेशन कहते हैं। ये क्या होगा? ये समायोजन करने की प्रवृत्ति है। ठीक है, अनुकूलन क्या है? वातावरण के साथ समायोजन करने की प्रवृत्ति। जैसे एनवायरनमेंट में रहेंगे
है वैसे वैसे हम एडजस्ट हो जाते हैं, उसको क्या कह देते हैं, एडेप्टेशन कह देते हैं। ये क्या होती है, ऐसी जो टेंडेंसी होती है ये कैसी होती है, इनकी जन्मजात होती है। ठीक है, अब आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या है आपके पास, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है। एसिमिलेशन क्या है हमारा, ये इंपॉर्टेंट है। एसिमिलेशन होता है आत्मसात करना। जो भी आपको चीजें पहले से पता है उसमें आप, पहले से आपको चीजें पता है, जो भी मतलब ओल्ड जो आपकी नॉलेज है, कह सकते हैं कि जो पुराने ज्ञान में हम कुछ नई चीजें को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। पुराने ज्ञान में हम या फिर पुरानी जानकारियों में नई चीजों का समावेशन करना है ना, ऐसे भी कह सकते हैं। पुराने ज्ञान में अपने नए ज्ञान को जोड़ना, ठीक है, क्या कहलाता है, एसिमिलेशन कहलाता है। ठीक है, इट अकर्स व्हेन वी मॉडिफाई और चेंज न्यू इंफॉर्मेशन टू फिट इनटू आवर एग्जिस्टिंग स्कीमा। जो अब स्कीमा पहले से हमें जिस चीज के बारे में माइंड में बना रखा है, ठीक है, उसी में ही अपनी नॉलेज को हम ऐड ऑन करते चलते हैं, तो वो क्या होता है, एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन मीन्स ऐड ऑन होना, ऐड द न्यू इंफॉर्मेशन इनटू द ओल्ड वन। पहले से जो इंफॉर्मेशन आपको पता है किसी चीज के बारे में, उनको क्या करना, उनको कार्यों को पानी में बस जोड़ देना, उन्हीं को क्या बोलते हैं हम, एसिमिलेशन कहते हैं। ठीक है, एसिमिलेशन किसको कहेंगे, जो आपकी पहले से जो भी नॉलेज आपको पता है किसी चीज के बारे में, उसमें नई चीजें को जोड़ना। ठीक है, तो एसिमिलेशन मैंने बता दिया, ऐड द न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू द ओल्ड वन। जो भी पहले से जो चीज आपको पता है उसमें नई चीजों को आप जोड़ते चलते हो, नॉलेज को आप ऐड ऑन करके चलते हो। ठीक है, ये नई जानकारी या फिर रखता है जो हमारे दिमाग में पहले से मौजूद चीजों को जोड़ता है। हो गई ये बात। जैसे एग्जाम्पल तौर पर देखो उदाहरण के लिए बच्चे के पास काले रंग का कुत्ता है, ठीक है, उसने यह भी किया कि सारे कुत्ते काले रंग के ही होते हैं, पर जब वो मार्केट जा रहा था तो उसने रेड कलर का डॉग देखा, लाल रंग का कुत्ता देखा, तो उसने अपने माइंड में, उसने अपने अनुभव में ये जोड़ लिया कि कुत्ते सिर्फ ब्लैक ही नहीं होते, कैसे होते हैं, रेड भी हो सकते हैं। उसने क्या कर लिया, नॉलेज को ऐड कर लिया है ना। जरूरी नहीं कि सारे कुत्ते हैं लोग हैं वो कैसे होंगे, आपके ब्लैक कलर के होंगे, तो उसने अपनी नॉलेज को यहाँ पर क्या कर लिया है, ऐड ऑन कर लिया है। जब हम अपनी नॉलेज को, पहले से जो नॉलेज पता है उसको ऐड ऑन कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, उसको एसिमिलेशन बोल देते हैं। बस इतनी बात याद रख लेना, एडिंग द न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू द ये बात। अब आगे देखो अकोमोडेशन। अकोमोडेशन क्या होता है, समावेष्टि करना, यानी कि मॉडिफाई करना, चेंज करना। अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, मॉडिफाई करना, मॉडिफाई चेंज द थिंग्स। ठीक है, अब देखो समष्टीकरण की प्रक्रिया में एक नई जानकारी या नए अनुभव के परिणाम स्वरूप किसी भी मौजूदा स्कीमे को बदलना या परिवर्तित करना शामिल है। ठीक है, सरल शब्दों में यह कह सकते हैं हम, समष्टीकरण मौजूद स्कीमा में असंतुलन के कारण जोड़ तोड़ है, यानी कि चेंज है। क्या, ठीक है, जब हम जो भी नॉलेज पता है, हमें जो भी पहले से जो चीजें पता है उसमें हम क्या करें, थोड़ा चेंजमेंट कर दें, ठीक है, मॉडिफाई कर दे, तो वो क्या कहला जाएगा, हमारा अकोमोडेशन कहला जाएगा। ठीक है, जैसे हमारे पास ये देखिए फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, उदाहरण के लिए एक बच्चे के पास पक्षियों के लिए एक स्कीमा हो सकता है। ठीक है, अच्छा, फिर वह एक विमान देखता है, फिर वो एक एरोप्लेन देखता है, ठीक है, विमान देखता है जो उड़ता भी है, लेकिन यह उनके पक्षियों के स्कीमा में फिट नहीं होगा, है ना। वही विमान है लेकिन पक्षी तो किससे उड़ते हैं, जो आपके बर्ड्स हैं वो तो फीदर्स से फ्लाई करते हैं, है ना, पंखों से की हेल्प, पंखों की सहायता से उड़ते हैं जो आपके पक्षी हैं, वो तो बर्ड्स हैं वो। लेकिन जो आपका एरोप्लेन है वो तो ऐसा कुछ नहीं होगा, उसमें तो ऐसा कुछ, है ना। तो यहाँ पर ने क्या, बच्चे ने क्या कर लिया, अपनी नॉलेज में थोड़ा चेंजमेंट कर लिया है। ठीक है, फिर वह एक विमान को देखता है जो उड़ता भी है, लेकिन उनके पक्षियों के स्कीमा में ये फिट नहीं होगा, बिल्कुल स्कीमा में थोड़ी फिट होगा। तो इसलिए उन्हें इस जानकारी को समायोजित करने के लिए विमानों का एक नया स्कीमा बनाने की आवश्यकता होगी। तो उसने एरोप्लेन का जब वो स्कीमा बनाएगा ना, तो उसके माइंड में कोई अलग से पिक्चर बनेगी कि एरोप्लेन में तो थोड़ी उड़ेगा, कोई पंखों से थोड़ी उड़ता है। तो उसके माइंड में क्या आएगी, कि नई नॉलेज, यानी कि नया जो स्कीमा है, नई जो आपके पास अरेंजमेंट है वो बन के आ जाएगी, नया स्कीमा बन जाएगा। ठीक है, तो उसने अपनी नॉलेज को यहाँ पर थोड़ा सा क्या कर लिया है, चेंजमेंट कर लिया है, मॉडिफाई कर लिया है, बदल लिया है। कोई क्या कह देते हैं, अकोमोडेशन।
अकोमो, ठीक है, देख लेना ये स्पेलिंग आप पीछे कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट देखिए इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है हमारे पास, नेक्स्ट देखो इक्विलिब्रियम यानी कि संतुलन। इक्विलिब्रियम क्या है, संतुलन। इक्विलिब्रियम एक इट इज a concept that describes the cognitive balancing of the information with the old one। पहले से जो जानकारी पता है, ठीक है, उनका क्या करना है, संतुलन करना है, उनका क्या करना है, संतुलन करना है, ठीक है। अब ये देखो है हमारे पास अनुकूलन, ये इधर है संतुलन यानी कि इक्विलिब्रियम, और ये है डिस इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम हमें वैसे पता है कि बैलेंस करेंगे, जो चीजें पहले से पता है ना, उनको अब उनको क्या करेंगे, हम बैलेंस करेंगे, उसी को क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम कह देते हैं, ठीक है। अब है डिसेंटरिंग। डिसेंटरिंग क्या होता है, विकेंद्रीकरण क्या होता है, ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, विकेंद्रीकरण क्या होता है, ठीक है। देखो इट इज अ प्रोसेस चाइल्ड बिकम्स कैपेबल ऑफ considering more than one aspect of an object or situation at a time। एक ही समय पर, एक ही टाइम पर कह सकते हैं हम, ज्यादा चीजों के बारे में सोचना, है ना, एक ही समय पर ज्यादा चीजों के बारे में सोचना, उसको क्या कहेंगे भाई, एक ही टाइम पर, वन टाइम पे हम मल्टीटास्क करेंगे, मल्टीटास्क के बारे में सोचेंगे कि भाई ऐसा भी हो सकता है, हम ये भी कर लें वो भी कर लें, है ना। तो एक ही टाइम पे हम ज्यादा चीजों के बारे में सोचते हैं, हम दिमाग लगाते हैं किन्हीं चीजों के बारे में, तो वो किस में आ जाएगा, हमारा डिसेंटरिंग में आ जाएगा, यानी कि विकेंद्रीकरण में आ जाएगा, ठीक है। जब एक ही समय पर, एक ही समय में हम किसी वस्तु या स्थिति के बारे में एक से अधिक पहलुओं पर विचार करने में सक्षम होता है, तो क्या कहते हैं, विकेंद्रीकरण कहेंगे, वो विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है। एक ही समय पर हम काफी चीजों के बारे में सोचते हैं, ठीक है, वो कहलाता है, डिसेंटरिंग कहलाता है। ये कौन सी उसमें आ जाता है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आएगा, ये ध्यान रखेंगे, कौन सा स्टेज में आएगा ये, प्याजे के अकॉर्डिंग कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, जब बच्चा लॉजिकल थिंकिंग लगाने लग जाता है, ठीक है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, किस में आएगा ये कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो कंजर्वेशन। कंजर्वेशन होता है संरक्षण, क्या होता है आपका, it is a conservation is a logical thinking ability that allows a person to determine a certain quality which remains same despite the shape of a container। ये क्या होता है, तार्किक सोच क्षमता है, जैसे तार्किक क्या है, संरक्षण एक क्या है हमारे पास, कंजर्वेशन क्या है, लॉजिकल थिंकिंग प्रोसेस है ये, ठीक है। तार्किक सोच क्षमता है जो किसी व्यक्ति को निर्धारित करने देता है कि बर्तन या पात्र की बावजूद एक निश्चित मात्रा वही रहेगी, ठीक है। जैसे एक बर्तन, एक जो शेप है किसी भी बर्तन की, वो ऐसे हो गई, मतलब ये है, और इसमें मान लो दूध वगैरह है, और एक मान लो थोड़ा सा कुछ इस टाइप का है, इसमें भाई इसका जो एरिया है क्या है, ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा है ना, और इसका थोड़ा सरफेस एरिया क्या है, यहाँ पर कम है, ठीक है। तो बच्चा ये जान लेता है कि शेप अलग अलग है, उनके अंदर जो आ रही है जो क्वांटिटी वो सेम है। जब बच्चा इस कंसेप्ट को अपने माइंड में डेवलप कर लेता है, तो इसका मतलब उसने क्या किया, उसने कंजर्वेशन की जो प्रॉपर्टी है या फिर जो उसका कंसेप्ट है वो समझ लिया है, ठीक है। लॉजिकल थिंकिंग जब बच्चा सोचने लग जाता है, ठीक है, तो वहां पर कौन सा कंसेप्ट डेवलप हो जाता है, उसका कंजर्वेशन का, ठीक है। और डिसेंटरिंग जो होता है, डिसेंटरिंग होता है एक ही समय पर बहुत ज्यादा चीजों के बारे में सोचना, ठीक है, ये कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू, ये देखो ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और अब हम करेंगे कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थ्योरी, जीन पियाजे ने जो स्टेजेस हैं कितनी बताई है, टोटल 4 बताई है। पहली स्टेज आती है सेंसरी मोटर स्टेज। पहली स्टेज का क्या नाम है, सेंसरी मोटर स्टेज। कितने से शुरू होती है ये, बर्थ से लेकर के यानी कि जन्म लेकर के 2 साल तक की में अवस्था में कौन सी स्टेज होती है आपकी, संवेदी गामक अवस्था होती है, हिंदी में बोलते हैं संवेदी गामक अवस्था, इंग्लिश में हो गया सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरी है हमारे पास प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी संक्रियात्मक अवस्था, ये 2 से 7 साल के बीच में होती है। तीसरी है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 साल के बच्चे में ये डेवलप जाती है, ठीक है। फोर्थ है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, एब्स्ट्रैक्ट बोल दीजिए या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। ये कब होती है, कौन से स्टेज में होती है, ये हमारे पास कौन से वर्ष में, 11 से
साल तक के बच्चे में, यानी कि 11 अब वो 11 बोल सकते हैं हम, ये डेवलप हो जाती है एब्स्ट्रैक्ट या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, तो ये पहले तो इनकी एज ध्यान रख लेना। प्री ऑपरेशनल स्टेज ना, सेंसरी मोटर स्टेज कब होती है? जन्म से 2 साल में। फिर आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7, फिर आता है 7 से 11 में कंक्रीट, और फिर 11 से अबव वाली में आता है एब्स्ट्रैक्ट या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, अब वन बाय वन इनको हम डिस्कस करते हैं, वन बाय वन हम इनको पढ़ते हैं। अब देखो सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज यानी कि बच्चा सेंस के माध्यम से समझ, इसके नाम से पता चल रहा है भाई सेंसरी मोटर स्टेज, बच्चा है सेंसेस से ही सीखता है। ठीक है, इस स्टेज को क्या बोला जाता है? ऑल्सो कॉल्ड एज स्कीमा स्टेज, स्कीमा स्टेज भी बोला जाता है इसको। 2 साल तक का बच्चा है तो वो तो अपने सेंस है, इंद्रियों के माध्यम से ही बच्चा सीखेगा। उसके लिए तो जो इंद्रियां यानी कि सेंस ऑर्गन है वही उसके शिक्षक है, वही उसके गुरु है। ठीक है, बच्चा उन्हीं से ही सीखता है। लर्न बाय फॉलो, बच्चा अनुकरण करके सीखता है इस एज के अंदर। ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑब्जेक्ट परमानेंस कौन सी अवस्था में प्यासे के अनुसार आ जाता है? तो ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आपका सेंसरी मोटर स्टेज में डेवलप हो जाता है। ठीक है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर में बच्चा इसी स्टेज में करता है, लक्ष्य केंद्रित स्टेज में करता है। कौन से स्टेज में? सेंसरी मोटर स्टेज में। ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करेगा, यानी कि लक्ष्य को, जो भी उसका लक्ष्य है वैसा ही वो व्यवहार करना शुरू कर देगा। ठीक है, जैसे बच्चे को भूख लग रही है तो वो रोना स्टार्ट कर देता है ना। तो ये लक्ष्य केंद्रित व्यवहार किस स्टेज में आ जाता है? आपका सेंसरी मोटर स्टेज में आ जाता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस ये भी इसी स्टेज में डेवलप हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फिर आता है सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज। अब थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो गया है, सॉरी अगला आएगा हमारे पास प्री ऑपरेशनल, वो आएगा सेंसरी मोटर स्टेज में। तो ये आगे बताई है कि भाई पहले से लगभग 1 साल का बच्चा, बर्थ से लेकर के 1 महीने, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम सेकंड स्टेज करेंगे सीधा, ये नहीं करेंगे, सीधा सेकंड स्टेज बोलते हैं, जो आप जिसका नाम है प्री ऑपरेशनल स्टेज। पहली हो गई सेंसरी मोटर स्टेज, बच्चा किसमें कैसे सीखेगा? सेंसेस के माध्यम से सीखेगा। ठीक है, जो भी उसके सेंस ऑर्गन है उन्हीं के अनुसार ही बच्चा सीखता है। अब दूसरी पे चलते हैं, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज देखिए, 2 से लेकर के 7 साल का बच्चा है वो इस अवस्था में होता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा है ना कल्पना करना शुरू कर देता है, इमेजिनेशन करना शुरू कर देता है। 2 से 7 साल का बच्चा है वो सोचने लग जाता है अपने माइंड में, उसका भाषा का विकास भी शुरू हो जाता है इस अवस्था में, है ना। बच्चा बोलने लगता है, यानी कि उसकी है वो डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है, लैंग्वेज डेवलपमेंट उसका स्टार्ट है इस एज में, है ना। लैंग्वेज डेवलपमेंट भी शुरू हो जाता है, वो सोचना भी शुरू कर देता है। उसके माइंड में जो प्रोसेसेस हैं, थॉट प्रोसेसेस, थॉट भी आने लग जाते हैं, सोचने लग जाएगा, थॉट्स तो आएंगे ही। ठीक है, चाइल्ड थिंकिंग इरेशनल, बच्चा लेकिन चिंतन है ना जो सोच रहा है वो इरेशनल सोचेगा, है ना, रैशनल नहीं सोचेगा। मतलब उसकी जो सोच है अभी वो अभी लॉजिकल थोड़ी लगाने लग जाएगा कि भाई अभी सोचना ही शुरू किया है और अभी वो बड़ी बड़ी मतलब बातें करने लग जाएगा, या फिर बड़ी बड़ी वो क्या बोलेंगे मतलब दिमाग वाली बातें, कुछ लॉजिकल ऐसे कुछ नहीं करेगा। अभी तो उसने बोलना ही स्टार्ट किया है, उसकी लैंग्वेज ही शुरू हुई है अभी तो। ज्यादा से ज्यादा वो क्या कर लेता है, वस्तुओं के नाम बताने शुरू कर देता है। ठीक है, उसकी ये एज विद्यालय जाने की उम्र होगी, स्कूल गोइंग एज है आपकी और उसकी बच्चे की प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक, बच्चा तार्किक रूप से नहीं सोच पाता, बिल्कुल बच्चा खुद से बात करता है, बिल्कुल बच्चा अपने आप बातें करता है किस एज में? प्री ऑपरेशनल स्टेज में। ठीक है, अच्छा आगे देखो, प्रतीकात्मक अवस्था, सिंबॉलिक थॉट इंपॉर्टेंट है हमारे पास। सिंबॉलिक थॉट है, प्रतीकात्मक विचार आने लग जाते हैं बच्चे में। ठीक है, इस अवस्था में फिर ये देखो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनिमिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एनिमिज्म इस कितने स्टार लगा एनिमिज्म की। ठीक है, क्या कंसेप्ट होता है आपके पास, यानी कि जब हम निर्जीव चीजों को सजीव मानने लगाते हैं। ठीक है, जैसे गुड़िया होती है, अभी लड़कियां डॉल से खेलती है, गुड़िया से खेलती है, तो वो गुड़िया को क्या करती है, ड्रेस पहना देती है ना, उसके जो बाल हैं, हेयर है वो बनाती है। तो बच्चों को, लड़कियों को ये लगता है कि गुड़िया क्या है, हमारी सजीव है, यानी कि उसमें जान है, लेकिन है वो नॉन लिविंग, है ना। ऐसे ही जो बॉयज हैं वो भी करते हैं। ठीक, तो ये क्या होता है इस केस में,
ये हमारा ये कौन सा केस माना जाता है? एनिमिज्म माना जाता है, ठीक है, एनिमिज्म। तो एनिमिज्म का कंसेप्ट क्या होता है? जब बच्चे है ना निर्जीव चीजों को सजीव मानने लग जाते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट क्या होता है आपका? एनिमिज्म कहलाता है, यानी कि जीववाद कहलाता है। इसके नाम से ही पता चलता है। देखो, एनिमल यानी कि एनिमिज्म, है ना, नो, या हिंदी में देखो जीववाद, मतलब ये देखेंगे कि जीवन है उनमें, जीववाद है ना, निर्जीव चीजों में भी जीवन होता है, इसके नाम से पता चलता है ना, ऐसे ही एनिमिज्म है, ठीक है। फिर है हमारे पास ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है? अहम केंद्रित अवस्था। यह विश्वास है कि बच्चा ब्रह्मांड का केंद्र है, सब कुछ उसके चारों ओर घूमता है। बच्चा ये सोचता है कि मैं ही हूँ, मेरे मेरी तरफ ही सब कुछ है, मतलब मुझे ही सब जानते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा ईगोसेंट्रिक स्टेज। ईगोसेंट्रिक स्टेज है ये कौन से में आ जाती है? प्री ऑपरेशनल स्टेज में ही मानी जाती है, ठीक है। बच्चे को ये लगता है कि ना उसकी मम्मी ही बालक की माँ सिर्फ उसी की ही माँ है ना। जैसे 3 बच्चे हैं, जैसे घर में आपके पास 3 बच्चे हैं, छोटे वाले को ये लगेगा कि मेरी ही मम्मी है सिर्फ, ठीक है। तो ऐसा होता है, कौन से होता है ये? प्री ऑपरेशन स्टेज में होता है। जादुई सोच, मैजिकल थिंकिंग में ही होता है। तो एनिमिज्म कांसेप्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान रख लेना, ये प्री ऑपरेशनल में आ जाता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तो 2 गए हमारे पास। सेंसरी स्टेज यानी कि जन्म से लेकर के 2 साल, और दूसरा क्या हो गया हमारा? प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें बच्चा बोलना शुरू कर देता है, ठीक है। बच्चा कर देता है, लैंग्वेज स्टार्ट हो जाती है। तो 2 करवा दिए हैं, सेंसरी मोटर स्टेज और ऑपरेशनल स्टेज। सेंसरी में तो बच्चा सेंसेस सीखेगा, और प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा धीरे धीरे स्टार्ट कर देता है, उसके माइंड में विचार आने शुरू हो जाते हैं, भाषा का विकास उसका शुरू हो जाता है। एनिमिज्म का कंसेप्ट भी इसी में ही आता है। नेक्स्ट चलिए, अब यहाँ पर है ना, ये 2 बताए हैं, 2 इनको बारे में, इनके बारे में और बताया है, ये और देख लेते हैं। एक तो है हमारे पास ये प्री ऑपरेशनल में 2 स्टेजेस बताई, एक तो है प्री कंसेप्चुअल, एक है हमारे पास इंस्टीट्यूटिव पीरियड, यही कह सकते हो पोस्ट। ये है प्री कंसेप्चुअल, और ये हो गई मतलब इसके बाद वाली, है ना। तो देखो, बच्चा है 2 से 7 साल की उम्र है, प्री कन्वेंशनल की क्या स्टेज है? 2 से 7, ठीक है। 2 से 7 में 2 से 4 में क्या क्या चीजें सीख लेता है वो इतनी, 4 के बाद बच्चा इन चीजों को अचीव कर लेता है, ये बात है। इसमें एनिमिज्म का कंसेप्ट बच्चा 2 से 4 में सीखता है, उसके बाद बच्चे को पता लगने लग जाता है भाई इन चीजों में जान नहीं होती है ना, जैसे गुड़िया में कोई वो नहीं होता, बोल देगी नहीं भाई, असली में थोड़ी बोलेगी, असल में थोड़ी बोलती है ना। तो बच्चा धीरे धीरे समझने लग जाता है। 4 साल, 2 से लेकर 4 साल तक में एनिमिज्म होता है, इगोसेंट्रिक भी इसी में ही होता है, फिर लैक ऑफ रिवर्स थिंकिंग, तो ये कंसेप्ट आएंगे। फिर उसके बाद जो सेंट्रिज्म कंसेप्ट है, लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी यानी कि पलटावी अवस्था, और जो थिंकिंग इज नॉट सिस्टमैटिक, चिंतन है ना वो क्रमबद्ध नहीं होता। तो ये सब आ जाएंगे हमारे सेंट्रिज्म कंसेप्ट। 4 से 7 साल में बच्चा सीख लेता है, ठीक। बस इतनी बात ध्यान रख लेना, और कोई ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ऐसे सारे ही करवा दिए हैं मैंने आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर आता है हमारे पास कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी कि 7 से 11 साल का बच्चा हो गया है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कौन सी किस उम्र में होती है आपकी? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज किस कौन से ईयर में रहेगी? ये 7 से 11 साल तक के बच्चे में ये डेवलप हो जाती है। इसमें क्या होता है कि बच्चा लॉजिक लगाना शुरू कर देता है, तार्किक रूप से सोचने लग जाता है, ठीक है। बच्चा विकसित हो जाता है भाई, एक ही टाइम पे बहुत ज्यादा चीजों के बारे में बच्चा सोचने लग जाता है, ठीक है। उसकी थिंकिंग है, कह सकते हैं कि डाइवर्जेंट थिंकिंग भी उसकी कहीं ना कहीं शुरू हो जाती है, ठीक है। रिवर्सिबिलिटी एज भी हो जाती है, उसकी पलटावी अवस्था भी आ जाती है। बच्चा है ना क्लासीफाई करने लग जाता है चीजों को, है ना, बताने लगता है कि भाई ये चीज ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है ना, चीजों को एक्सप्लेन करना उसको आ जाता है धीरे धीरे, है ना। तो क्योंकि बच्चा 7 साल का है, अब 7 से 11 में तो ये चीजें डेवलप हो ही जाती है बच्चे में, है ना। बच्चा लॉजिक लगाना शुरू कर देता है, तो बच्चा लॉजिक लगाएगा तो चीजों को क्लासिफाई करना तो धीरे धीरे वो सीख ही लेता है, ठीक है। फिर ऐसे ही यानी कि वो सीरियल वाइज बता
सकता है सीरिएशन, सीरिएशन जो सीक्वेंस है, या फिर कह सकते हो सीक्वेंस डेवलप हो जाती है उसमें, ठीक है। कंक्रीट थिंक स्टार्ट, कंक्रीट जो थिंकिंग है उसकी मूर्त चिंतन है वो स्टार्ट हो जाता है, यानी कि मन मन में ही वो क्या कर लेता है, थिंक करने लग जाता है, सोचने लग जाता है ना, कंक्रीट थिंकिंग मूर्त चिंतन उसका स्टार्ट हो जाता है इस एज में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास ये स्टेज है, ये हमारे पास कंक्रीट ऑपरेशनल, फोर्थ है हमारे पास फॉर्मल या फिर एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज। 11 साल से लेकर के 15 साल की उम्र में कौन सी स्टेज हमारी मानी जाती है, एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसकी क्या टाइम पीरियड है, 11 से लेकर के 15 साल, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, दूसरा नाम क्या है इसका, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। ये इसमें क्या हो जाता है, मूर्त चिंतन विकसित हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये गलत लिख रखा है, ये ना सही है। जो पीछे जो चीजें भाई थर्ड में जो चीजें बच्चे ने सीख ली, इन केस किसी ने नहीं सीखी हो तो वो 11 साल में सीख लेता है, मूर्त चिंतन विकसित हो जाता है, बिल्कुल ये तो डेवलप अच्छे से ही हो जाता है। फिर वो अमूर्त चिंतन जो आपका एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है वो सोचने है, ठीक है। फिर आता है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट, मानसिक द्वंद उसके मन में ही मतलब उथल होना स्टार्ट कर देता है, चिंतन वास्तविकता वस्तुनिष्ठता आ जाती है, बच्चे क्लियरिटी के साथ बोलने लग जाता है थॉट प्रोसेसेस को, ठीक है, रिफ्लेक्ट करने लग जाता है अपने आप को, अपनी बात को एक्सप्रेस करने लग जाता है बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है। फिर आता है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, यानी कि चिंतन सी उसकी वो विकसित हो जाती है। फिर आता है हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग यानी कि काल्पनिक को देने लगता है, लॉजिक लगाएगा, ठीक है, अपनी बातों को अच्छे से एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। चलिए ये बता दिए मैंने चारों स्टेजेस, ठीक है। तो वन बाय वन आप इनको देख लेना। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो और देख लेते हैं साथ ही। ये वन लाइनर में हम इनको एक बार रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। देखिए, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान जनक किसको कहा जाता है, जीन प्याजे कहा जाता है। जीन प्याजे ने खुद के बच्चों पर प्रयोग किया। प्याजे क्या रचनावादी थी, यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म थी, ठीक है। इन्होंने परिपक्वता यानी कि मैचुरेशन और एक्सपीरियंस, अनुभव से बच्चा सीखेगा, एक्सपीरियंस से, अनुकरण से सीखेगा, तो इन चीजों पर प्याजे ने जोर दिया है, ठीक है। फिर ये जो संज्ञान जो शब्द है, कॉग्निशन जो शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है जानना, ठीक है। हाउ टू नो, जान, या फिर पहचानना, जानना, पहचानना, धारणा करना, टू कंसेप्चुअल यानी कि टू रिकॉग्नाइज करना, पहचानना, संज्ञान का ये मतलब होता है, लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। अच्छा, फिर आगे आता है हमारे पास प्याजे ने संज्ञानात्मक विज्ञान मीमांसा संबंधित दृष्टिकोण को एक साथ अनुवांशिक ज्ञान मीमांसा कहा जाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये एसिमुलेशन अकोमोडेशन, दो कंसेप्ट तो है ही आपके पास, ठीक है। तो पुरानी नॉलेज में नई नॉलेज को एड ऑन करना, और अकोमोडेशन क्या होता है उनका अरेंजमेंट कर लेना, ठीक है। यही चीजें थी आपके पास। पर्सन, फर्स्ट पर्सन टू गिव मोरल डेवलपमेंट, पहले व्यक्ति थे जिन्होंने नैतिक विकास की धारणा के बारे में बताया है। फिर नैतिक विकास का जो जो लेवल्स हैं वो कोलबर्ग ने दिए हैं हमारे पास। अब एक दो क्वेश्चन देखेंगे फिर इसको मैं एंड कर दूंगी, खत्म कर दूंगी, ठीक है। ये देख लीजिए, नई सूचनाओं को करने में वरना योजनाओं को परिवर्तित करने की योजना को क्या कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग, जहाँ चेंजिंग आ गया, मॉडिफाई आ गया है ना, पुरानी नॉलेज में कुछ हम चेंजमेंट कर रहे हैं, न्यू इन्फॉर्मेशन को हम समझने के लिए पुरानी में चेंजमेंट ला रहे हैं, तो वो क्या होता है, हमारा अकोमोडेशन होता है, ठीक है, सामंजस्य होता है, ठीक है। याद हो गया होगा आपको, मैंने काफी बार बता दिया है। बीच बीच में क्वेश्चन कराऊंगी, बाकी आप देख सकते हैं। वह कौन सी अवस्था है जिसमें वस्तुओं और घटनाओं में तार्किकता के साथ विचार शुरू कर देता है। तो तार्किकता के लॉजिकल थिंकिंग तो कंक्रीट में ही बच्चा लगाने लग जाता है, कंक्रीट थिंकिंग, कंक्रीट स्टेज में बच्चा लॉजिक लगाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। भी, ठीक है। ये देखो, जैम ने स्वयं चम्मच से खाना खा लिया, जैम ने स्वयं चम्मच से खाना सीख लिया है,
जब उस माँ ने उसे चम्मच दी तो उसने तुरंत स्वयं खाना शुरू कर दिया। जैन ने बर्तनों हेतु अपने स्कीमा में चम्मच को क्या किया है, उसने क्या कर लिया है, एड ऑन कर लिया है अपनी नॉलेज में, है ना। तो ये क्या कहलाएगा, ये एसिमिलेशन कहलाएगा। ठीक है, स्कीमा क्या होता है, स्कीमा, व्हाट इज स्कीमा? स्कीमा इज ए कैटेगरी ऑफ नॉलेज दैट अलाउज टू इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। स्कीमा क्या है, ज्ञान की एक श्रेणी है जो हमें को समझने और उसका वर्णन करने की अनुमति देती है। ठीक है, स्कीमा नए ज्ञान को, नई सूचनाओं का अनुभव थोड़ी करेगी, ये भी गलत है। पुराने ज्ञान को संतुलित थोड़ी करेगी, उपरोक्त में से कोई, ये भी गलत है। स्कीमा क्या होता है, जो भी नॉलेज, जो किसी चीज के बारे में जो नॉलेज है आपको, वही स्कीमा होती है आपकी। ठीक है, किसी घटना के बारे में जो भी आपको जानकारी पता है, ठीक है, किसी इवेंट के बारे में जो भी आपको नॉलेज है, वही क्या कहलाती है, आपके माइंड में जो नॉलेज है किसी भी चीज के प्रति, वो क्या कहलाती है, स्कीमा कहलाएगी। फोर्थ का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक, तो मैं इस क्लास को यही एंड कर देती हूँ और आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। ये देख लो परमानेंस का, जो ऑब्जेक्ट परमानेंस कौन से स्टेज में आ जाता है आपका। ऑब्जेक्ट परमानेंस में क्या होता है, आपका लक्ष्य केंद्रित व्यवहार करने लग जाता है बच्चा, आपका सेंसरी मोटर स्टेज में करता है। तो यहाँ पर पूछा है ऑब्जेक्ट परमानेंस रेफर्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द नॉलेज दैट ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन इफ दे कांट सीन। चलो ये पढ़ते हैं। यह ज्ञान की वस्तुएं प्रत्यक्ष दिखाई, यह ज्ञान की वस्तुएं प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देने के बाद भी रहती है, मौजूद रहती है। उन्हें देखे बिना उनके बारे में सोचने और अवधारणा को समझने की योग्यता। भाई बच्चा है, सेंसेस के माध्यम से सीख रहा है, तो कहाँ से समझेगा, नहीं समझेगा। बच्चों को उनके वास्तविक प्रारंभिक बिंदु से वापस पता करने की क्षमता नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता। अभी छोटा है बच्चा, जन्म से 2 साल में ही होता है ऐसा। दूसरी महत्वपूर्ण प्रारंभिक भाषा विकास तक पहुंचते, भाषा कहाँ से विकसित होगी, बच्चे में अभी नहीं होगी। यही द नॉलेज, वो नॉलेज ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन सेकेंड, जब भी उन्होंने देखा भी है चीजों को, ठीक है, और फिर वो क्या कर रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं, मतलब बता नहीं रहे हैं, सॉरी, अंडरस्टैंड कर रहे हैं उन चीजों को। द नॉलेज दैट ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन दे कांट सीन। तो ये फर्स्ट आंसर हो जाएगा। तो आज इतना ही कवर करेंगे और बाकी किसी नेक्स्ट क्लास में कोई और टॉपिक के साथ हम